नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके 10वें चैप्टर तरंग प्रकाश की का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर चलेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश का विवर्तन। इस वीडियो में हम प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, विवर्तन के प्रकार, एकल रेखा छिद्र के कारण से प्रकाश का विवर्तन यहां पर समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे के वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम विवर्तन को परिभाषित करते हैं। प्रकाश का विवर्तन किसे कहा जाता है? ये देखिए, प्रकाश के मार्ग में जब उसकी तरंग दैर्ध्य की कोटि का कोई अवरोधक हो या कोई द्वारक हो तो प्रकाश उनके किनारों से छाया क्षेत्र की ओर मुड़ जाता है, तो उस घटना को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। एक बार डेफिनेशन फिर से सुन लीजिए कि प्रकाश का अवरोधक या द्वारक के किनारों से छाया क्षेत्र की ओर मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। सबसे पहले मैं डेफिनेशन पुट कर देता हूं, फिर इसको थोड़ा सा समझाएंगे हम आपको। क्या है प्रकाश का अवरोधक? अवरोधक ले सकते हैं हम अवरोधक या द्वारक के किनारों से। अवरोधक ले सकते हैं, द्वारक ले सकते हैं और उनके किनारों से छाया क्षेत्र की ओर, छाया क्षेत्र की ओर मुड़ना, छाया क्षेत्र की ओर मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ये प्रकाश किसी अवरोधक या द्वारक के किनारों से छाया क्षेत्र की ओर मुड़ जाता है तो उस घटना को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। देखिए, विवर्तन की एक महत्वपूर्ण आवश्यक कंडीशन यह है कि जो अवरोधक या द्वारक का जो आकार है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। देखिए, ये भी मैं लाइन पुट यहां पर कर देता हूं कि प्रकाश के विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त, प्रकाश के विवर्तन के लिए जो आवश्यक शर्त है वो क्या है? विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त कब होगा? विवर्तन तभी पॉसिबल होगा कि प्रकाश अवरोधक या द्वारक का जो आकार है, अवरोधक या द्वारक का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, कोटि का होना चाहिए। ये जो हमने अभी दो लाइनें पुट की है इनको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं द्वारक। द्वारक का मतलब है छिद्र, और जब छिद्र का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होता है तो प्रकाश का विवर्तन होगा। मैं यहां पर ले रहा हूं, ये हमारे पास में है कोई द्वारक। ये हमारे पास में क्या है? कोई द्वारक। यहां पर मैंने इस तरीके से एक द्वारक को दिखाया है। क्लियर? मतलब एक छिद्र है, यहां पर एक छिद्र है, इसके ऊपर इधर से हम प्रकाश की किरणों को आपतित करवा रहे हैं। ये हमारे पास में है प्रकाश की किरणें इस द्वारक पर, इस छिद्र पर आपतित हो रही है। क्लियर? तो देखिए, हम ये जानते हैं कि इससे कुछ दूरी पर यहां पर यदि कोई पर्दा रखा हुआ है, ये क्या है? हमारे पास में एक
पर्दा है जिसके ऊपर ये जो प्रकाश इस छिद्र में से, इस द्वारक में से पार होकर इस पर्दे पर प्राप्त होगा। एक प्रकाश में धब्बा बनेगा, चमकीला धब्बा वहां पर इस छिद्र के बराबर बनेगा। हम ये जानते हैं, मानते हैं कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में संचरित होता है, तो जितना बड़ा ये छिद्र है उतना का उतना ही यहाँ पर एक चमकीला धब्बा बनना चाहिए। यहाँ पर इस जितना ये है उतना का उतना ही चमकीला धब्बा बनना चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। फिर एक्चुअल में क्या होगा कि ये जो प्रकाश यहाँ से आता है वो प्रकाश इसके किनारों से मुड़ जाता है। प्रकाश इसके किनारों से क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, और प्रकाश इसके किनारों से मुड़ने के पश्चात यहाँ पर इतना बड़ा चमकीला धब्बा बनाता है। तो जो चमकीला धब्बा पर्दे के ऊपर बनता है वो थोड़ा सा द्वारक से बड़ा बनता है। इसे आप समझें, ये क्या है, ये है द्वारक, ये क्या है, द्वारक। और इस द्वारक का जो धब्बा है कायदे से तो इसके आकार का ही बनना चाहिए, बट इससे थोड़ा सा बड़ा बनता है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रकाश है वो इसके छाया क्षेत्र की ओर, जैसे इतना ही बड़ा बनना चाहिए ऐसे ही सीधे में जाकर, बट ये छाया क्षेत्र की ओर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। देखो प्रकाश का अवरोधक, अभी मैंने यहां पर द्वारक से समझाया, द्वारक के किनारों से छाया क्षेत्र की ओर जब मुड़ जाता है तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। हम इसका कारण भी ढूंढेंगे, पहले हमने इसको परिभाषित किया है। अब जैसे मान लीजिए कि ये तो था द्वारक, यदि प्रकाश के मार्ग में आप अवरोधक रख दें तो जैसे इसी प्रकार से हम ले रहे हैं, ये हमारे पास में है, जैसे कोई अवरोधक है, ये हमारे पास में क्या है, कोई अवरोधक। क्लियर? अवरोधक का मतलब है कि इसमें से आर पार प्रकाश नहीं जा सकता। तो आर पार प्रकाश नहीं जा सकता, इसके ऊपर हम प्रकाश की किरणों को इस प्रकार से आपतित करवा रहे हैं, ऐसे प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है, और यहां पर इसके पास में ही ये क्या रखा है, पर्दा रखा हुआ है। देखिए हम ये जानते हैं कि जो प्रकाश है वो बिना विचलित हुए सीधी रेखा में संचरित होता है। यदि सीधी रेखा में संचरित होता तो ये यहां पर हमारे पास में एक अवरोधक है। क्या है? एक अवरोधक। इसे हम कह रहे हैं अवरोधक। अवरोधक का मतलब है प्रकाश उसमें से आर पार नहीं जा सकता। तो जब अवरोधक से ये टकराता है तो प्रकाश इसके छाया क्षेत्र की ओर थोड़ा सा मुड़ जाएगा। ये तो सीधा ही जाएगा, यहां से तो कोई, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ऊपर नीचे वाले प्रकाश में तो, बट इसके किनारों से जो प्रकाश टकराता है वो एक्चुअल में देखो क्या हो रहा है, ये इधर आ जाएगा और ये वाला प्रकाश इधर आ जाएगा। इसकी वजह से केवल जो छाया बनती है इसकी छोटे क्षेत्र में बनती है, ये तो बड़ा होता है जबकि इसकी छाया है वो छोटी बनती है। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश है वो इसके किनारों से मुड़कर छाया क्षेत्र में चला जाता है। छाया क्षेत्र में चला जाएगा तो इसकी छाया क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो इसका जो छाया वाला जो धब्बा बनता है वो छोटा बनेगा। इसमें जो प्रकाश में धब्बा बनेगा वो थोड़ा बड़ा बनेगा, क्योंकि इसमें जो छाया होती है वो ऊपर नीचे होगी, इसमें बड़ा हो जाता है, इसमें छाया वाला हिस्सा क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो यहां पर इस द्वारक के किनारों से प्रकाश मुड़ रहा है, यहां पर अवरोधक के किनारों से प्रकाश मुड़ रहा है। क्लियर? तो यही है प्रकाश का विवर्तन। एक बार फिर से प्रकाश के विवर्तन की डेफिनेशन सुनेंगे कि प्रकाश के मार्ग में यदि आप कोई अवरोधक या द्वारक रख देते हैं तो उनके किनारों से प्रकाश का छाया क्षेत्र की ओर मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश का विवर्तन कहेंगे। क्लियर? देखिए हमने यहां पर एक लाइन और लिखी है, प्रकाश की विवर्तन के लिए जो आवश्यक शर्त है वो क्या है, अवरोधक या जो द्वारक है उसका आकार प्रकाश की तरंगधैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। और देखिए दृश्य प्रकाश की जो तरंगधैर्घ्य है वो 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है, और इसी कोटि का ही हमारे पास में द्वारक या अवरोधक होना चाहिए, तभी विवर्तन सुस्पष्ट दिखाई पड़ेगा। और यदि द्वारक का आकार है वो तरंगधैर्घ्य से 50 गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 50 गुना से यदि ज्यादा हो जाता है तब प्रकाश का विवर्तन स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। क्लियर?
मैं यहाँ पर एक कंडीशन और यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। इस वाली कंडीशन को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास में ये कोई द्वारक है, ये क्या है, कोई द्वारक। यहाँ पर हम प्रकाश की किरणों को आपतित करवा रहे हैं और यदि द्वारक का आकार, द्वारक का जो आकार है यहाँ पर, ये द्वारक का आकार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो द्वारक है इसका आकार हम ले लेते हैं a, और a का मान यदि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पर हमें विवर्तन की घटना है वो प्रेक्षित नहीं होती है। ये हमारे पास में है पर्दा, ये हमारे पास में क्या है, पर्दा। तो विवर्तन की घटना प्रेक्षित नहीं होगी। जब द्वारक या अवरोधक का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में बहुत ज़्यादा है तो प्रकाश का विवर्तन प्रेक्षित नहीं होगा। कब होगा? जब आकार, द्वारक या अवरोधक का जो आकार है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का हो। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही है, इस तरीके से इसके ऊपर आपतित हो रही है, ऐसे हमने इनका आपतन यहाँ पर करवाया है। तो यहाँ से क्या होगा, जो प्रकाश, ये जो पर्दा है इसके ऊपर देखिए प्रकाश कैसे प्राप्त होगा। ये इस प्रकार से आ रही है, प्रकाश की किरणें इस तरीके से फैल जाएगी, इसके किनारों से इस तरीके से मुड़ जाएगी। तो द्वारक का जो आकार है वो लगभग प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का जब होता है तब विवर्तन की घटना हमें प्रेक्षित होती है, विवर्तन वहां पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। क्लियर? तो ये थी विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जो प्रकाश का विवर्तन है इसे हम किस प्रकार से समझेंगे कि भाई किनारों से क्यों मुड़ जाता है। जैसे अवरोधक या द्वारक के किनारों से प्रकाश मुड़ रहा है तो क्यों मुड़ता है, ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे रीजन है कि जो प्रकाश है वो तरंगों के रूप में संचरित होता है और हाइगेन ये कहता है कि जो प्रकाश है वो तरंगागर के रूप में संचरित होता है और तरंगागर का प्रत्येक बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत की भांति काम करता है और उससे उत्सर्जित होने वाली जो तरंगें हैं उनको हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। तो द्वितीयक तरंगिकाएं जब अध्यारोपित होती है तब प्रकाश का विवर्तन होता है। चलिए एक बार मेरी बात को फिर से सुन लीजिए कि प्रकाश के विवर्तन होने के पीछे रीजन है कि जो तरंग है वो तरंगागर के रूप में संचरित होगी और तरंगागर का प्रत्येक बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत की भांति काम करेगा और जो नया प्रकाश स्रोत की भांति काम करता है तो वहां से जो तरंगे निकलेगी उनको हम कहते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। उन्हें क्या कहा जाता है? द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जाता है। और जब द्वितीयक तरंगिकाएं आपस में मिलती है, अध्यारोपित होती है, तो प्रकाश का विवर्तन होता है। तो प्रकाश का विवर्तन होने के पीछे रीजन क्या है उसको हम कैसे समझेंगे? हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से समझेंगे। हाइगेन का जो तरंग सिद्धांत है उसको भी हमने दो भागों में डिवाइड किया, तरंगागर का सिद्धांत और द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से प्रकाश का विवर्तन होता है, प्रकाश के विवर्तन की घटना घटित होती है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। तो जो प्रकाश का विवर्तन है वो कहां, किससे समझा जा सकता है? हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से समझा जा सकता है। हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से इसको हम समझ सकते हैं। हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से इसे समझा जा सकता है। क्लियर? देखिए हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है इसे भी आप लोग समझ लीजिए कि हाइगेन ये कहता है कि जो प्रकाश है वो तरंगागर के रूप में संचरित होता है और तरंगागर का प्रत्येक बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत की भांति काम करता है और उस नए प्रकाश स्रोत से जो तरंगें उत्सर्जित होती हैं उनको हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं और उन द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से आपस में मिलने से विवर्तन की घटना घटित होती है। जैसे प्रकाश तो सीधा इधर ही जाता है बट यहां पर कौन सा प्रकाश जा रहा है कि जो तरंगागर है उसका प्रत्येक बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत की भांति काम करता है और वहां से जो प्रकाश की किरणें उत्सर्जित होती है वो आपस में जब मिलकर नई किरण का निर्माण करती है जो कि छाया क्षेत्र में चली जाती है, विवर्तन की घटना घटित
होती है। अब हम बात करते हैं विवर्तन के प्रकार की। तो यहां से अब मैं एक बार इसको हटा देता हूं और विवर्तन के जो प्रकार है वो यहां पर हम देखते हैं। देखिए विद्यार्थियों, विवर्तन दो प्रकार का होता है, फ्रेनेल विवर्तन तथा फ्रॉनहोफर विवर्तन। फ्रेनेल विवर्तन क्या होगा? जब प्रकाश स्रोत और पर्दा अवरोधक या द्वारक से सीमित दूरी पर होते हैं तो उस विवर्तन को हम फ्रेनेल विवर्तन कहते हैं। उस विवर्तन को क्या कहा जाता है? फ्रेनेल विवर्तन कहा जाता है। चलिए अब यहां पर हम ले लेते हैं विवर्तन के प्रकार। विवर्तन के प्रकार, तो विवर्तन दो प्रकार का होता है। विवर्तन कितनी प्रकार का होता है? दो प्रकार का। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेनेल विवर्तन। फ्रेनेल विवर्तन किसे कहते हैं? देखिए सुन लीजिए कि जब प्रकाश स्रोत और पर्दा अवरोधक या द्वारक से सीमित दूरी पर होता है तो उस विवर्तन को हम फ्रेनेल विवर्तन कहेंगे। यहां से एक प्रकाश स्रोत है, इधर वहीं से ये प्रकाश की किरणें आ रही है और प्रकाश स्रोत और पर्दे की जो दूरी है अवरोधक या द्वारक से सीमित दूरी पर होते हैं, निश्चित दूरी पर होते हैं, तो उस विवर्तन को हम फ्रेनेल विवर्तन कहेंगे। कि जब प्रकाश स्रोत व पर्दा, प्रकाश स्रोत व पर्दा अवरोधक व द्वारक से पर्याप्त दूरी पर हो, सीमित दूरी पर हो। अवरोधक या हो सकता है द्वारक से सीमित दूरी पर हो, सीमित दूरी पर हो, तो उस विवर्तन को हम क्या कहते हैं? फ्रेनेल विवर्तन कहते हैं, फ्रेनेल विवर्तन कहा जाता है। दूसरा जो प्रकार है वो है फ्रॉनहोफर विवर्तन। फ्रॉनहोफर विवर्तन, देखिए फ्रॉनहोफर विवर्तन क्या है? कि जब प्रकाश स्रोत व पर्दा अवरोधक या द्वारक से अनंत दूरी पर होते हैं तो उस विवर्तन को हम फ्रॉनहोफर विवर्तन कहेंगे। कि जब प्रकाश स्रोत व पर्दा अवरोधक या द्वारक से अनंत दूरी पर हो, अवरोधक से द्वारक से अनंत दूरी पर होते हैं तो उस विवर्तन को हम क्या कहेंगे? अनंत दूरी पर हो, फ्रॉनहोफर विवर्तन कहलाता है। फ्रॉनहोफर विवर्तन उसे हम कहेंगे। क्लियर? अब देखिए जो फ्रेनेल विवर्तन होता है इसमें आपतित जो तरंगागर है और जो विवर्तित तरंगागर है वो गोलीय तरंगागर होते हैं। या तो गोलीय तरंगागर होंगे क्योंकि तरंगागर को हमने तीन भागों में डिवाइड किया, या बेलनाकार तरंगागर होते हैं। जो आपतित तरंगागर है वो कैसा होगा? गोलीय तरंगागर होगा या बेलनाकार तरंगागर होगा। और जो फ्रॉनहोफर विवर्तन है इसमें जो आपतित तरंगागर होता है वो समतल तरंगागर होता है। कैसा तरंगागर होगा? समतल तरंगागर यहां पर होगा। इन दोनों को स्पष्ट कर लीजिए, दोनों में ये अंतर भी है। देखिए इसमें फ्रेनेल विवर्तन क्या है, एक बार फिर से सुन लीजिए कि आपके पास में द्वारक है या अवरोधक है, उससे प्रकाश स्रोत की दूरी निश्चित सीमित, उसी प्रकार से जो पर्दा है उसकी दूरी भी सीमित होनी चाहिए, तो उस विवर्तन को हम फ्रेनेल विवर्तन कहते हैं। और फ्रेनेल विवर्तन के अंदर जो आपतित तरंगागर है वो बेलनाकार होना चाहिए या गोलीय तरंगागर होना चाहिए। अब सेकंड जो पार्ट है फ्रॉनहोफर विवर्तन, इसमें अवरोधक या द्वारक से प्रकाश स्रोत भी अनंत दूरी पर होना चाहिए और पर्दा भी अनंत दूरी पर होना चाहिए। तो जो विवर्तन है उसको हम फ्रॉनहोफर विवर्तन कह देंगे। और फ्रॉनहोफर विवर्तन के अंदर आपतित जो तरंगागर है वो समतल तरंगागर होता है। कौन सा तरंगागर होगा? समतल तरंगागर होता है। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एकल रेखा छिद्र द्वारा हम प्रकाश के विवर्तन को यहां पर समझ लेते हैं कि भाई एकल रेखा छिद्र से प्रकाश का विवर्तन किस प्रकार से होता है।
देखिए अब हम यहाँ पर एकल रेखा छिद्र एकल झिरी के कारण से प्रकाश का विवर्तन समझ लेते हैं। एकल रेखा छिद्र ले रहे हैं, एकल झिरी कह सकते हैं, सिंगल स्लिट कह सकते हैं। देखिए एकल झिरी का मैं निर्माण यहाँ पर कर रहा हूँ कि ये हमारे पास में है एक एकल झिरी, और समझने के लिए इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया है। समझने के हिसाब से हमने इसको थोड़ा सा बड़ा दिखाया है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर है कोई प्रकाश स्रोत, यहाँ पर ये हमारे पास में है प्रकाश स्रोत, और यहाँ से सभी संभव दिशाओं में प्रकाश की किरणों का उत्सर्जन होता है। देखिए हम एकल रेखा छिद्र से फ्रॉनहोफर विवर्तन को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। फ्रॉनहोफर विवर्तन के अंदर आपतित जो तरंगागर है वो समतल तरंगागर होता है, और जो विवर्तित तरंगागर है वो भी समतल तरंगागर होता है। ये तभी पॉसिबल है जब प्रकाश स्रोत अनंत दूरी पर हो और जो पर्दा है वो भी अनंत दूरी पर है। तो हम यहाँ पर बोर्ड पर या वास्तव में इस प्रकार का जो एक्सपेरिमेंट है वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अनंत दूरी पर यदि प्रकाश स्रोत है फिर अनंत दूरी पर ही हम पर्दा रख देंगे तो उसको हम कहाँ प्रेक्षित कर पाएंगे। प्रेक्षित करना थोड़ा सा असंभव सा काम है। तो क्या करते हैं एक्चुअल में, हम प्रकाश स्रोत को कुछ दूरी पर रखते हैं और उससे समांतर प्रकाश किरणें प्राप्त कर लेते हैं, और जो विवर्तन के पश्चात जो समांतर प्रकाश की किरणें हैं उनको पर्दे पर प्राप्त करने के लिए एक उत्तल लेंस का यहाँ पर प्रयोग कर लेते हैं। तो देखिए समांतर कोई प्रकाश स्रोत है, उससे समांतर प्रकाश की किरणें प्राप्त करने के लिए यहाँ पर भी एक उत्तल लेंस का प्रयोग हम कर लेते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ उसे आप लोग अच्छे से समझेंगे। हम यहाँ पर एक उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे और इस प्रकाश स्रोत को उस उत्तल लेंस के फोकस बिंदु पर रखेंगे। तो फोकस बिंदु से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो उत्तल लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास में है प्रकाश स्रोत, और ये हमने दिखाया है एक द्वारक, और यहाँ पर ये हम दिखा देते हैं ये हमारे पास में है एक पर्दा। ये हमारे पास में क्या है, एक पर्दा है। क्लियर। अब देखिए यहां पर हम रखेंगे एक उत्तल लेंस। यहां पर हमें क्या रखना है, एक उत्तल लेंस रखना है, और इस उत्तल लेंस के ऊपर जो प्रकाश की किरणें इस तरीके से आपतित हो रही है, वो जो प्रकाश की किरणें हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। किसके समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्लियर। अब ये जो प्रकाश की किरणें हैं ये पर्दे पर एक जगह पर जाकर मिलनी चाहिए, अध्यारोपित होनी चाहिए, तभी हमें विवर्तन की घटना दिखाई पड़ेगी। तो वो एक जगह कब पॉसिबल है, एक जगह पॉसिबल तभी है जब उनके मार्ग में हम कोई उत्तल लेंस रख देते हैं। उनके मार्ग में हम क्या रख देते हैं, एक उत्तल लेंस रख देते हैं। तो देखिए ये जो प्रकाश की किरण है वो यहाँ पर जाकर टकरा रही थी, बट ये वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो भी यहाँ पर इनके समांतर ही जाती, बट ये इस उत्तल लेंस से अपवर्तित होकर इस बिंदु पर जाकर टकरा रही है। इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया है P1। इस बिंदु को मैंने क्या नाम दे दिया, P1। एक बार समझेंगे ये हो क्या रहा है कि ये हमने लिया है एक द्वारक AB। ये AB क्या है, एक द्वारक है। AB यहां पर क्या है, एक द्वारक है, और इस द्वारक के ऊपर हम एक समतल तरंगागर आपतित करवा रहे हैं, और उस समतल तरंगागर को हम यहां पर इस तरीके से दिखा देते हैं। ये मैंने एक समतल तरंगागर को दिखाया है WW डैश। WW डैश क्या है, एक समतल तरंगागर है। समतल तरंगागर को हमने यहां पर दिखाया है। क्लियर। ये जो समतल तरंगागर है वो ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, ऐसे आगे बढ़ेगा। तो समतल तरंगागर के ठीक लंबवत दिशा में ये प्रकाश की किरणें होती है। ये जो तीन हमने प्रकाश की किरणें दिखाई है वो इस समतल तरंगागर के लंबवत होती है। अब ये जो समतल तरंगागर है इधर आगे बढ़ते बढ़ते यहां पर इस पोजीशन में पहुंच गया है। अब इस पोजीशन में पहुंचेगा तो अब देखो क्या होगा, समतल तरंगागर का जो प्रत्येक बिंदु है, मैं यहां पर समझा रहा हूं, ये हमारे पास में है समतल तरंगागर।
इसका जो प्रत्येक बिंदु है वो एक नए प्रकाश स्रोत की भांति काम करता है, एक नए प्रकाश स्रोत की भांति बिहेव करेगा, और इसका प्रत्येक बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत की भांति बिहेव करेगा, तो यहां से नया प्रकाश उत्सर्जित होगा। ये मैंने जो W यहां पर दिखाया है, ये जो W इसके ऊपर आकर आपतित होगा इस द्वारक के ऊपर, तो वो इस तरीके से आपतित हो रहा है। अब सभी संभव दिशाओं में नया प्रकाश उत्सर्जित होगा, जिसको हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जाता है। तो ये जो मैंने एरो के निशान दिखाए हैं, यह है द्वितीयक तरंगिकाएं। क्लियर? अब देखिए, इससे एक द्वितीयक तरंगिका निकल रही है, इससे भी एक द्वितीयक तरंगिका निकल रही है, इससे भी एक द्वितीयक तरंगिका निकल रही है। ये वैसे मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस के ऊपर दिखाया है, बट ये है बिल्कुल पास पास में। अब ये एक तरंगिका निकल रही है, ठीक है, ये निकल रही है, ये निकल रही है, ये तीनों, ये वाली, ये और ये तीनों आपस में मिलती है। तीनों आपस में मिलकर क्या बनाएगी? एक नई किरण बना लेती है। तीनों आपस में मिलकर क्या बनाएगी? एक नई किरण। तो ये जो यहां पर हमारे पास में, यहां तक तो ये समतल तरंगाग्र के रूप में हमने किरणों के रूप में दिखाई दिया। फिर ये जो प्रकाश की किरणें ऐसे मुड़ रही है, इधर कैसे क्यों जा रही है? भाई ये सीधी सीधी जानी चाहिए थी, पर ये उधर क्यों चली गई? क्योंकि इसके कारण से प्रकाश इधर भी जा रहा है, इसकी वजह से भी प्रकाश इधर जा रहा है, इसकी वजह से भी प्रकाश इधर जा रहा है, सबकी वजह से जा रहा है, इस वजह से प्रकाश उधर जा रहा है। जबकि जाना तो यहां पर इसकी सिद्ध में यहां तक ही जाना चाहिए था, सिद्ध में ही जाना चाहिए था। ये हमारे पास में है द्वारक AB, सिद्ध में जाना चाहिए था। ये जो तरंगाग्र है इस सिद्ध में ही जाना चाहिए था, बट ये प्रकाश उधर क्यों मुड़ गया? क्योंकि इससे जो तरंगे निकलती है वो इधर भी जा रही है, और इस वाली तरंग भी आ रही है इधर, इस वाली भी इधर आ रही है, इसलिए इधर भी जा रही है। क्लियर? तो द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से विवर्तन की घटना घटित होती है, और वो छाया क्षेत्र में चली जाती है, वो छाया क्षेत्र के अंदर चली जाएगी। इसलिए जो प्रकाशमय भाग है वो बढ़ जाता है, छाया क्षेत्र वाला भाग घट जाता है। विवर्तन में यही होता है। चलिए, तो यहां से हम क्या करते हैं कि जो प्रकाश की तरंगे हैं उनको पर्दे पर प्राप्त करने के लिए, उन्हें हमें कहां प्राप्त करना है? पर्दे पर प्राप्त करना है। तो पर्दे पर प्राप्त करने के लिए फिर से एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। देखो, इस उत्तल लेंस को हम दो तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे पास में ये जो उत्तल लेंस है वो इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से रखा हो, ऐसे भी रखा हो सकता है, और उससे जो प्रकाश की किरणें हैं वो यहाँ पर किसी बिंदु के ऊपर, देखो ये तो मैंने कोई सा यादृच्छिक बिंदु ले लिया, कोई सा अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग हमने एक बिंदु P1 ले लिया कि यहाँ पर कोई फ्रिंज बन रही है। तो देखिए यहाँ पर जो पर्दा है, ये मैं पर्दा यहाँ पर दिखा रहा हूँ, पर्दे के ऊपर क्या दिखाई पड़ेगा? पर्दे के ऊपर जो बीच वाला जो भाग होता है वो सबसे ज्यादा चमकीला भाग होता है। बीच वाला भाग क्या होगा? चमकीला भाग होगा, उसको हम चमकीली फ्रिंज कहेंगे। फिर उसके दोनों ओर, चमकीले भाग के दोनों ओर क्या प्राप्त होता है? काली लाइनें प्राप्त होती है। फिर उसके पश्चात देखो यहाँ पर चमकीला भाग होगा, फिर काला भाग होगा, फिर से चमकीला भाग होगा। चमकीले भाग की जो चौड़ाई है पहले जितनी तो अब नहीं रही है, बट फिर भी है। अब देखो काले भाग की चौड़ाई बढ़ती जाएगी और चमकीले भाग की जो चौड़ाई है वो कम होती जाएगी, घटती जाएगी। ये इस तरीके से चमकीला भाग, काला भाग, चमकीला भाग, काला भाग। आप एक बार इनको देख लीजिए, ये इस तरीके से हमें प्राप्त होते हैं, ऐसे प्राप्त होते हैं। तो जो बीच वाला जो भाग होता है, व्यतिकरण के अंदर तो क्या था? चमकीली और काली जो फ्रिंजें थी वो एक समान चौड़ाई की थी, बट विवर्तन में ऐसा नहीं होता। और फ्रेनेल विवर्तन के अंदर तो क्या है, जो बीच वाली फ्रिंज है, बीचों बीच जो फ्रिंज है वो चमकीली या काली दोनों हो सकती है, लेकिन फ्रॉनहोफर विवर्तन के अंदर जो मध्य भाग वाली फ्रिंज है वो सदैव चमकीली फ्रिंज होती है। और ये जो चमकीली फ्रिंज होती है वो सदैव सबसे ज्यादा चमकीली होती है। इसे हम कहते हैं केंद्रीय चमकीली फ्रिंज। केंद्रीय चमकीली फ्रिंज इसको कहा जाता है। बीच बीच वाली भाग की जो फ्रिंज है वो सबसे ज्यादा चमकीली होती है, उसकी तीव्रता भी सबसे ज्यादा होती है। इसे हम फर्तम उच्चिष्ट भी कह देते हैं। फर्तम, देखो चमकीली फ्रिंजों को यहां पर हम उच्चिष्ट कहेंगे, और इसे और दूसरा नाम क्या है?
फर्तम उच्चिष्ट, इसे हम क्या कहेंगे, फर्तम उच्चिष्ट भी इसको हम कह देते हैं। क्लियर। इसके पश्चात ये हमारे पास में एक चमकीला धब्बा फिर से प्राप्त होता है, तो इनको हम कहते हैं द्वितीयक उच्चिष्ट। बाद में जो भी उच्चिष्ट या जो चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है उनको हम द्वितीयक उच्चिष्ट कहेंगे। ये हमारे पास में है पहला द्वितीयक उच्चिष्ट, ये है दूसरा द्वितीयक उच्चिष्ट, फिर इसी प्रकार से तीसरा द्वितीयक उच्चिष्ट आएगा ऊपर चलने पर। इसी प्रकार से ये भी हमारे पास में क्या है, फर्तम द्वितीयक उच्चिष्ट है। फर्तम भी है और द्वितीयक उच्चिष्ट। द्वितीयक उच्चिष्ट तो क्यों है, क्योंकि यहां पर इन सबको समझना है, इनकी लैंग्वेज यहां पर समझनी है। ये जो बीच वाला जो भाग है इसको हम केंद्रीय चमकीली फ्रिंज कहेंगे, बल्कि इसका एक बेटर जो वर्ड है वो है उच्चिष्ट। चमकीली फ्रिंज के लिए उच्चिष्ट और काली फ्रिंज के लिए निम्निष्ट। ठीक है, इसे हम कहते हैं फर्तम उच्चिष्ट या प्राथमिक उच्चिष्ट कहते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं, प्रधान उच्चिष्ट इसको कह देते हैं। अब इसके दोनों ओर जो काले भाग बनते हैं इनको हम कहेंगे निम्निष्ट। इन्हें क्या कहा जाएगा, निम्निष्ट। और इसके दोनों ओर जो निम्निष्ट होते हैं वो फर्तम निम्निष्ट। ये फर्तम निम्निष्ट है, ये यहां पर फर्तम निम्निष्ट है। इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए। यदि यहाँ पर इस पर्दे के ऊपर हम देखेंगे तो यहाँ पर चमकीला धब्बा बनेगा, इसके दोनों ओर काली लाइनें बनेगी, काला धब्बा बनेगा, फिर चमकीला धब्बा बनेगा, फिर काला धब्बा बनेगा, फिर चमकीला। चमकीले धब्बे की तीव्रता केंद्रीय जो उच्चिष्ट है उससे ऊपर नीचे चलने पर कम होती जाती है, और काले धब्बे की जो तीव्रता है शून्य होती है वो, या उसकी चौड़ाई बढ़ती चली जाती है। क्लियर, मतलब तीव्रता शून्य की ओर अग्रसर होती है, मतलब इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। ये हमने थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, काला धब्बा हमारे पास में यहाँ पर बन चुका है, ये बनेगा एक चमकीला धब्बा, फिर हमें काला धब्बा मिलेगा, चमकीला धब्बा, इस तरीके से प्राप्त होते हैं। तो ये फर्तम उच्चिष्ट हो गया, फर्तम निम्निष्ट हो गया, यह है द्वितीय निम्निष्ट। द्वितीय निम्निष्ट हो गया हमारे पास में, द्वितीय निम्निष्ट। तो निम्निष्ट का मतलब है काली फ्रिंज। निम्निष्ट का मतलब क्या है, काली फ्रिंज। उच्चिष्ट का मतलब है चमकीली फ्रिंज। और बीच वाली जो फ्रिंज होती है उसको फर्तम प्राथमिक उच्चिष्ट कहते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं, प्रधान उच्चिष्ट कहते हैं। उसके दोनों ओर जो उच्चिष्ट होते हैं उनको हम द्वितीयक उच्चिष्ट कहते हैं। और पहला जो उच्चिष्ट प्राप्त होता है उसको फर्तम द्वितीयक उच्चिष्ट, दूसरा द्वितीयक उच्चिष्ट, और केंद्रीय फ्रिंज के जो दोनों ओर काले धब्बे बनते हैं उनको हम निम्निष्ट कहेंगे। फर्तम निम्निष्ट, द्वितीयक निम्निष्ट, तृतीयक निम्निष्ट, इससे चलेगा। अब हम यहाँ पर इनके लिए तीव्रता का जो ग्राफ है वो देख लेते हैं कि जो तीव्रता है वो किस प्रकार से प्राप्त होती है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर ले रहा हूँ इस डायरेक्शन में तीव्रता, इस डायरेक्शन में हम क्या लेकर चल रहे हैं, तीव्रता। और जो केंद्रीय उच्चिष्ट होता है, केंद्रीय उच्चिष्ट यहाँ से यहाँ तक हमने यहाँ पर दिखाया है, उसकी जो तीव्रता होती है वो सर्वाधिक होती है। उसकी तीव्रता क्या होगी, सर्वाधिक। फिर तीव्रताएं क्या होगी, फिर तीव्रताएं घटती जाएगी इस तरीके से, ऐसे। इधर भी इसी प्रकार से ही है। ऐसे देखो, मेरी बात को सुनना कि जो केंद्रीय उच्चिष्ट है उसकी तीव्रता होती है सर्वाधिक, और वो यदि मान लें कि I0 है, कितनी है, I0, और ये हमारे पास में है द्वितीयक उच्चिष्ट की तीव्रता, जो कि प्राथमिक उच्चिष्ट की 1/22वां भाग ही होती है, मतलब 1/22 गुणा हो जाती है। ये है I0/22। फिर ये है कौन सा उच्चिष्ट है, द्वितीयक उच्चिष्ट है, और प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट की तीव्रता केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता की 1/22 गुणा होती है। क्लियर। फिर जो द्वितीयक उच्चिष्ट आता है, अगला द्वितीयक उच्चिष्ट है, उसकी तीव्रता I0/61 के बराबर होती है। क्लियर। तो यहां पर समझेंगे कि प्रकाश के विवर्तन के अंदर जो मध्य भाग वाली जो फ्रिंज है वो चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है। केवल फ्रॉनहोफर विवर्तन के अंदर ही ये पॉसिबल है। फ्रॉनहोफर विवर्तन में तो हर बार जो केंद्रीय फ्रिंज है वो चमकीली फ्रिंज ही होगी, बट फ्रेनेल विवर्तन में हो भी सकती है और नहीं भी, दोनों पॉसिबिलिटी है। बट हम यहाँ पर कौन सा पढ़ रहे हैं,
फ्रॉनहोफर विवर्तन। कौन सा विवर्तन पढ़ रहे हैं यहाँ पर? फ्रॉनहोफर विवर्तन। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की जो तीव्रता है वो सर्वाधिक होती है, उसकी चौड़ाई भी सर्वाधिक होती है, और जैसे जैसे केंद्रीय उच्चिष्ट से हम ऊपर या नीचे चलते हैं चमकीली फ्रिंजों की तीव्रता घटती जाती है, चौड़ाई भी घटती जाती है, जबकि काली फ्रिंजों की चौड़ाई बढ़ती चली जाएगी। काली फ्रिंजों की तीव्रता शून्य होती है और उनकी चौड़ाई केंद्रीय फ्रिंज से ऊपर नीचे चलने पर बढ़ती चली जाएगी। तो ये है तीव्रता वितरण वक्र, और ये हमने दिखाया कि पर्दे के ऊपर हमें किस प्रकार की फ्रिंजें प्राप्त होती है, जिन्हें हम उच्चिष्ट निम्निष्ट करें। उच्चिष्ट का मतलब है चमकीली फ्रिंज, निम्निष्ट का मतलब है काली फ्रिंज। क्लियर? ये हमारे पास में हमने आप लोगों को एकल रेखा छिद्र से कैसे उच्चिष्ट निम्निष्ट प्राप्त होते हैं ये दिखाया। अब हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि कब तो निम्निष्ट प्राप्त होगा। उसके लिए एक शर्त है कि भाई लैम्बडा कितना होना चाहिए या जो कोणीय चौड़ाई है वो कितनी होनी चाहिए, आप लोगों को बता देते हैं, सामने रख देते। चलिए, एकल रेखा छिद्र से कब उच्चिष्ट प्राप्त होंगे, कब निम्निष्ट प्राप्त होंगे, उन शर्तों को, उन कंडीशंस को अब यहां पर हम प्राप्त करने वाले हैं। इसलिए जो अभी हमने डायग्राम बनाया, रेखा चित्र बनाया, उसको एक बार पुनः बना लेते हैं। देखिए क्या था, ये हमारे पास में है रेखा छिद्र। ये हमारे पास में क्या है? रेखा छिद्र। यहां पर हमने लिया था एक उत्तल लेंस। ये हमारे पास में क्या है? एक उत्तल लेंस, और यहां पर है एक प्रकाश स्रोत। ये हमारे पास में है एक प्रकाश स्रोत। डायग्राम को देख लीजिए, ये हमने यहां पर लिया है एक प्रकाश स्रोत। यहाँ से जो प्रकाश की किरणें चल रही है वो इस तरीके से आगे बढ़ रही है ऐसे, और वो यहाँ तक मैं दिखा देता हूँ। ये हमारे पास में जो द्वारक है इसको हम नाम देते हैं ए बी, और यहाँ से एक प्रकाश की किरण इस तरीके से जा रही है, एक प्रकाश किरण इस तरीके से जा रही है। ये जो लेंस है इसको हम नाम देते हैं L1, और इस लेंस को हमने इस प्रकाश स्रोत के फोकस बिंदु पर रखा है, मतलब प्रकाश स्रोत को इस लेंस के फोकस बिंदु पर रखा है। क्लियर? अब देखिए, यहां से जो प्रकाश की किरणें हैं, चलने वाली प्रकाश की किरणें इस पर्दे पर विवर्तन फ्रिंजों का निर्माण करती है। जैसे यहां से प्रकाश की किरणें चलेगी तो ऐसे चलेगी, ऐसे जाएगी, बट उनको हम एक बिंदु पर प्राप्त करने के लिए, फ्रिंज निर्माण प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? उनके मार्ग में हम एक रख देते हैं उत्तल लेंस। यहां पर हम क्या रख देंगे? उत्तल लेंस यहां पर रख देंगे। ये जो उत्तल लेंस है इसको हमने कहा है L2। देखो, ये समझने के लिए हमने इसको इस तरीके से टेढ़ा दिखाया है। एक्चुअल में है क्या? ये उत्तल लेंस बिल्कुल यहां पर मौजूद है, यहां पर मौजूद है। समझने के लिए हमने यहां पर दिखाया, एकदम सीधा है, जो कि इस द्वारक के बिल्कुल पास में रखा हुआ है। कहां पर रखा है? द्वारक के बिल्कुल पास में। ये AB क्या है? द्वारक है। देखो, अब तक तो द्वारक समझ में आ गया होगा, छिद्र है एक बारीक सा। अब यहां से जो प्रकाश की किरणें चल रही है, देखो इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, आगे मैं इसको डॉट डॉट करके इस तरीके से दिखा देता हूं ऐसे, और इस से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं उनको हम एक बिंदु पर उनसे एक फ्रिंज का निर्माण करवाएंगे। ये ऐसे जा रही है, ये वाली प्रकाश की किरणें ऐसे जा रही है। यहां पर भी मैं डॉट डॉट करके इस तरीके से दिखा रहा हूं। देखिए, आप लोग ध्यान देंगे, यह मैंने यहां पर 3 किरणें दिखा रही है, जो कि बिंदु, इसको मैं नाम देता हूं O, इसको नाम देता हूं P, और यहां से ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हम कह देते हैं अक्स। कितने डिस्टेंस कह देते हैं?
अक्ष दूरी कह देते हैं। तो देखिए यहां तक ये डायग्राम आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। इस बिंदु को हम नाम देते हैं C। एक बार डायग्राम देखिए कि ये हमारे पास में है एक प्रकाश स्रोत, और फ्रॉनहोफर विवर्तन प्राप्त करने के लिए, समतल तरंगाग्र प्राप्त करने के लिए इसके मार्ग में हम रख देते हैं एक उत्तल लेंस जिसको हमने L1 से कहा है। ये जो उत्तल लेंस है इसके फोकस बिंदु पर इस प्रकाश स्रोत को रखा है। यहां से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो उत्तल लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और यहां से वो विवर्तित होने के पश्चात बिंदु P पर जा रही है, समांतर किरणें जा रही है। बट उनको पर्दे पर प्राप्त करने के लिए देखो ये अनंत पर जाकर मिलती है। कहां पर जाकर मिलेगी? अनंत पर। तो अनंत पर जाकर मिलती है, बट क्योंकि फ्रॉनहोफर विवर्तन के अंदर तो पर्दा ही कहां होता है? अनंत पर होता है। ये पर्दा है, ये क्या है? पर्दा। ये अनंत पर होता है, बट अनंत पर पर्दे को रखेंगे तो उसका प्रेक्षण करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो हम क्या करते हैं, फिर से एक उत्तल लेंस इन प्रकाश किरणों के मार्ग में रख देते हैं। तो हमने अब की बार रखा है L2, और L2 से यह अपवर्तित होकर बिंदु P पर हमें मिलती हुई प्रतीत हो जाती है। बिंदु P पर हमें फ्रिंज प्राप्त हो जाती है। P1 कह दो, P कह दो। क्लियर? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए कि A से चलने वाली और B से चलने वाली जो प्रकाश की तरंगे हैं उनकी पथों की लंबाई में अंतर आ जाता है। हम यहां पर यह भी लेकर चल रहे हैं कि इस उत्तल लेंस की वजह से इन प्रकाश की किरणों के पथों की लंबाई में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, कोई अंतर नहीं आना चाहिए। क्लियर? देखिए A से चलने वाली और B से चलने वाली प्रकाश की किरणों में ये वाली किरण तो AP दूरी तय कर रही है, ये BP दूरी तय कर रही है, तो इनकी लंबाइयों में जो अंतर होगा वही इस A से और B से चलने वाली प्रकाश किरणों में पथांतर होगा। वो किसके बराबर होगा? इसके लिए आप क्या करें, A से BP पर लंब डाल दीजिए। A से किसके ऊपर लंब डालना है? BP पर लंब डाल दिया, और इस बिंदु को हम नाम देते हैं D। इस बिंदु को नाम क्या दे दिया? तो ये जो B से लेकर D तक की डिस्टेंस है वो ही है A से और B से चलने वाली प्रकाश किरणों में पथांतर, जो कि BD है। पथांतर क्या है? BD। क्लियर? चलिए मैं इस पथांतर को यहां पर पुट कर रहा हूं कि A व B से चलने वाली, A व B से चलने वाली प्रकाश किरणों में पथांतर, प्रकाश किरणों में पथांतर, इनकी पथों की लंबाई में कितना अंतर होता है वो देख लीजिए। पथों की लंबाई में कितना अंतर होता है। तो यहां से प्रकाश किरण चल रही, यहां से प्रकाश की किरण चल रही है, दोनों की पथों की लंबाई में जो अंतर है उसे हम कह रहे हैं पथांतर। तो देखिए पथांतर बराबर होगा, दोनों में से BP बड़ी है, BP में से आप क्या घटा दें? BP में से आप घटा दीजिए AP। BP में से क्या घटा दीजिए? AP। तो दोनों की पथों की लंबाई का अंतर आ जाएगा, BP माइनस AP, वो आ गया A व B से चलने वाली प्रकाश किरणों में पथांतर। क्लियर? अब देखिए ये जो पथांतर है वो इस BD के बराबर है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग किसके इक्वल है? BD के तुल्य है। ये आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। पथांतर किसके बराबर है? BD के बराबर है। अब इस BD का मान मैं यहां से फाइंड आउट कर रहा हूं। ये जो देख रहे हैं आप ट्राइंगल COP, इसमें ये वाला जो एंगल है वो मैं थीटा कंसीडर कर लेता हूं। ये एंगल यदि थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। देखो द्वारक बहुत छोटा है, ये दो तीनों ही प्रकाश की किरणें हैं वो इस जो CO है इससे थीटा एंगल पर ही है। कितने एंगल पर है? थीटा एंगल पर है। ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल लगभग कितना होगा? थीटा होगा। अब हमारे पास में A से लेकर B तक ये द्वारक है, और इस द्वारक का जो आकार है वो हम A लेकर चलेंगे, स्मॉल A। द्वारक का आकार क्या है? स्मॉल A। अब देखिए चित्र में त्रिभुज, चित्र में हम ले रहे हैं त्रिभुज ABD। ABD से हम यहां पर निकालेंगे साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर होता है लंब। लंब के पदों में ही हमें चाहिए, तो लंब की वैल्यू हमें चाहिए, तो लंब बट्टे में कर्ण, तो लंब यहां पर है BD,
कर्ण यहां पर हमारे पास में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ए बी, कर्ण ए बी है। तो देखिए बी डी बराबर क्या आ गया, ए बी साइन थीटा आ गया, ए बी साइन थीटा। ए बी क्या है, स्मॉल ए, और बी डी क्या है, फतांतर। तो जो फतांतर है वो हमें मिल चुका है ए साइन थीटा। तो विवर्तन की घटना में जो फतांतर होता है वो ए साइन थीटा के इक्वल होता है। ए यहां पर द्वारक का आकार और थीटा यहां पर है कि जो शून्यवां उच्चिष्ट है या जो केंद्रीय उच्चिष्ट है उसके केंद्र भाग से कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई कह सकते हैं, घुमाव कह सकते हैं, जो बिंदु P है उसकी कोणीय स्थिति कह सकते हैं। क्लियर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो अब समझने वाला पार्ट आ चुका है कि यदि हम ये कंसीडर कर लें कि A से और B से चलने वाली तरंगों के मध्य फतांतर लैम्बडा है। वैसे फतांतर हमने निकाल लिया है, ए साइन थीटा है। अब लैम्बडा के पदों में यदि फतांतर लैम्बडा है, लैम्बडा हो सकता है, 2 लैम्बडा हो सकता है, 4 लैम्बडा हो सकता है, 3 लैम्बडा भी हो सकता है। यदि हम ये लेकर चले कि जो फतांतर है वो लैम्बडा है, तो देखो क्या होगा, यदि ए व सी से, ये कंडीशन है, यदि कंडीशन है, यदि ए व बी से चलने वाली तरंगों के मध्य फतांतर कितना है, चलने वाली तरंगों में फतांतर, तरंगों में फतांतर लैम्बडा है। देखो अब मैं समझाऊंगा, यहां पर थ्योरी कम पुट करेंगे। फतांतर लैम्बडा है तो यदि ए और बी से चलने वाली तरंगों के मध्य फतांतर लैम्बडा है, तो अब देखो जो ए सी भाग है ये यहां से ए और सी पर यहां पर पूरा तरंगागर आपतित हो रहा है, और पूरे तरंगागर के कारण से ए और सी के मध्य फतांतर कितना है, लैम्बडा। तो यहां से इसका आधा भाग हो गया ए सी और बाकी का जो भाग हो गया वो सी बी। तो इन दोनों के मध्य लैम्बडा बाई 2 का, इन दोनों के मध्य लैम्बडा बाई 2 का। और जब लैम्बडा बाई 2 का फतांतर होता है तो वहां पर विनाशी व्यतिकरण होता है। इस लैम्बडा को हम क्या कर सकते हैं, लैम्बडा है तो ए बी, ए और बी के बीच से में जो फतांतर है वो लैम्बडा। देखो अब इसको समझना, तो ए और बी से चलने वाली तरंगों के मध्य फतांतर है लैम्बडा, ए और बी के। तो ए और सी के मध्य हो गया लैम्बडा बाई 2, और सी और बी के से जो तरंगागर चल रहा है उनके बीच में भी हो गया लैम्बडा बाई 2। और लैम्बडा बाई 2 और लैम्बडा बाई 2 फतांतर वाली किरणें जब आपस में मिलती है तो वहां पर विनाशी व्यतिकरण होता है। इस लैम्बडा को हम क्या कर लेते हैं, तो है यह लैम्बडा बाई 2। देखो इसको मैं क्या कर देता हूं, अर्थात AC व BC से चलने वाले तरंगागर, चलने वाले तरंगागर में फतांतर लैम्बडा बाई 2 का होगा, लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा बाई 2 का होगा, लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा बाई 2 का होगा। देखो इस लाइन को, स्टेटमेंट को समझना आपको। ए और बी के बीच में टोटल फतांतर कितना, वो है लैम्बडा। AC के बीच में लैम्बडा बाई 2, CB के बीच में लैम्बडा बाई 2। तो ये जब दोनों, इससे AC का लैम्बडा बाई 2 है, इसका भी लैम्बडा बाई 2 है, और जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो विनाशी व्यतिकरण होगा। कौन सा व्यतिकरण होगा, इस स्थिति में विनाशी व्यतिकरण होगा। इस स्थिति में कौन सा व्यतिकरण होगा, इस स्थिति में विनाशी व्यतिकरण होगा। देखो लिखकर ही समझाना बेटर रहेगा। विनाशी व्यतिकरण होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा, अर्थात निम्निष्ट होगा। क्या प्राप्त होगा, निम्निष्ट प्राप्त होगा। और जब निम्निष्ट प्राप्त होता है तब क्या होगा, लैम्बडा बाई 2 के फतांतर के कारण से विनाशी व्यतिकरण, और विनाशी व्यतिकरण है इसका मतलब है काला धब्बा बनेगा। काला धब्बा बन रहा है, काली फ्रिंज बन रही है, निम्निष्ट बन रहा है। तो फतांतर हमारे पास में लैम्बडा जब हमने रखा तो निम्निष्ट बनता है। तो ए साइन थीटा किसके बराबर आ गया हमारे पास में, लैम्बडा के बराबर आ गया। ए साइन थीटा किसके बराबर आ गया, लैम्बडा के बराबर। क्लियर। अब देखो
यहां से आप देखेंगे कि अब यदि ए और बी के मध्य जो प्रकाश की किरणें चल रही है उनके मध्य जो पथांतर है वो यदि मान लें कि 2 लैम्बडा है, 2 लैम्बडा है तो अब की बार वो 4 टुकड़ों में टूट जाएगा, लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा बाई 2, और सभी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। पहला और दूसरा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तीसरा चौथा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। देखो एक बार फिर से समझना, जब आप यहां पर पथांतर क्या लेते हैं लैम्बडा, तो वो 2 टुकड़ों में टूट जाता है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। पहले जब आप लैम्बडा लेते हैं तो वो लैम्बडा बाई 2 और लैम्बडा बाई 2 में टूट जाएगा। किस में टूटेगा? लैम्बडा बाई 2 और लैम्बडा बाई 2 में। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, विनाशी व्यतिकरण होगा, काली फ्रिंज बनेगी। जब 2 लैम्बडा लेंगे तो ये 4 टुकड़ों में टूट जाएगा, क्योंकि ऐसे कितने टुकड़ों में टूट जाएगा कि यहां से 4 भाग कर लेंगे और लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा बाई 2 उनके मध्य पथांतर होगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। इसी प्रकार से जब आप 3 लैम्बडा लेंगे तो उसमें 6 भाग हो जाएंगे, 4 लैम्बडा लेंगे तो 8 भाग हो जाएंगे, और प्रत्येक 2-2 भाग एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्लियर? तो विनाशी व्यतिकरण होगा। तो विनाशी व्यतिकरण कब कब होगा? जब आप पथांतर लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, 4 लैम्बडा इस प्रकार से लेते हैं तो वो 2-2 टुकड़ों में टूटकर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। क्या ले रहे हैं आप? लैम्बडा, 3 लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, 4 लैम्बडा, 5 लैम्बडा इस तरीके से लेते हैं। तो निम्निष्ट के लिए शर्त क्या है? जब आप क्या ले लेते हैं ए साइन थीटा, ए साइन थीटा आप ले लेते हैं एन लैम्बडा के बराबर। ए साइन थीटा किसके बराबर ले लेते हैं? एन लैम्बडा के बराबर जब आप ले लेंगे तब हमें निम्निष्ट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? निम्निष्ट। तो निम्निष्ट की मैं यहां पर शर्त पुट कर देता हूं। हमारे पास में निम्निष्ट की शर्त आ चुकी है, इधर हम इसको पुट कर देते हैं। निम्निष्ट के लिए जो कंडीशन हमारे पास में आई है वो आई है ए साइन थीटा किसके बराबर होना चाहिए? ए साइन थीटा है ए साइन थीटा वो बराबर होना चाहिए एन लैम्बडा के। क्लियर? ये आ चुकी है हमारे पास में। देखिए यहां पर साथ में ही लगे हाथ में हम देख लेते हैं इसकी कोणीय चौड़ाई। कोणीय चौड़ाई क्या होगी? विनाशी व्यतिकरण या निम्निष्ट की स्थिति में देखो विनाशी व्यतिकरण से ही निम्निष्ट बनता है। विनाशी व्यतिकरण से ही क्या प्राप्त होता है? निम्निष्ट प्राप्त होता है। देखिए निम्निष्ट के लिए कोणीय चौड़ाई क्या होगी? कोणीय चौड़ाई का मतलब कितने कोण के ऊपर निम्निष्ट होगा। फिर जैसे मान लो थीटा के कितने मान पर निम्निष्ट होगा, पहला निम्निष्ट कब होगा, दूसरा निम्निष्ट कब होगा, तीसरा निम्निष्ट कब होगा। देखो जब आप ए साइन थीटा मतलब लैम्बडा लेते हैं एन बराबर 1 2 3 4 5 इस तरीके 1 लेते हैं, तब लैम्बडा 2 लेते हैं तो 2 लैम्बडा, एन का मान कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 2 3 4 इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है। इस तरीके से पुट करेंगे तो हमें निम्निष्ट प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे? निम्निष्ट प्राप्त होंगे। अब देखिए ए साइन थीटा बराबर आ गया एन लैम्बडा, और थीटा जब बहुत छोटा होता है तो इसको हम लिख सकते हैं ए थीटा बराबर एन लैम्बडा। तो यहां से क्या आ गया? थीटा बराबर कोणीय जो चौड़ाई है वो आ गई है एन लैम्बडा अपॉन में ए, एन लैम्बडा अपॉन में ए। ये विनाशी व्यतिकरण के लिए ये है। तो विनाशी व्यतिकरण के साथ में मैं यहां पर ये पुट कर देता हूं थीटा बराबर एन लैम्बडा अपॉन ए। ये कोणीय चौड़ाई कहलाती है इसकी। किसमें है ये? निम्निष्ट के लिए है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं उच्चिष्ट की। हम किसकी बात करेंगे? उच्चिष्ट की बात करेंगे। और उच्चिष्ट के लिए क्या होगा? देखिए हम इस वीडियो के अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं। अब हम उच्चिष्ट की यहां पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उच्चिष्ट कब प्राप्त होगा? कि जब पथांतर ए व बी से चलने वाली तरंगों के मध्य, ए व बी से चलने वाली तरंगों के मध्य जो पथांतर है वो लैम्बडा के अर्ध विषम गुणज के बराबर, जैसे 3 लैम्बडा बाई 2 हो। कितना हो? 3 लैम्बडा बाई 2।
3 लेमड़ा बाई 2 है तो ये 3 टुकड़ों में टूटेगा, लेमड़ा बाई 2, लेमड़ा बाई 2, लेमड़ा बाई 2। ये 2 टुकड़े एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तीसरा वाला जो भाग है वो बिंदु P पर पहुंचेगा, यहां पर चमकीला धब्बा बनाएगा जिससे हमें उच्चिष्ट प्राप्त होगा। तो उच्चिष्ट के लिए पहली कंडीशन तो यही आ गई। उच्चिष्ट कब बनेगा? उच्चिष्ट जब a साइन थीटा, जो फतांतर है, फतांतर किसके बराबर है? a साइन थीटा। तो यहां पर मैंने रख दिया a साइन थीटा, वो किसके बराबर हो? 3 लेमड़ा बाई 2। और क्या हो सकता है? फतांतर जब हो 5 लेमड़ा बाई 2, 5 लेमड़ा बाई 2, तो ये 5 टुकड़ों में टूट जाएगा। कितने टुकड़ों में टूटेगा? 5 टुकड़ों में। तो ये दो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये पूछेगा अब की बार, केवल एक हिस्सा ही पूछना है, बाकी के सब कैंसिल हो जाएंगे। तो a साइन थीटा का मान 3 लेमड़ा बाई 2 हो या 5 लेमड़ा बाई 2 हो या 7 लेमड़ा बाई 2 हो, तब हमें उच्चिष्ट प्राप्त होंगे। तब हमें क्या प्राप्त होंगे? उच्चिष्ट यहां पर प्राप्त होने वाले हैं। क्लियर? तो उच्चिष्ट के लिए शर्त क्या आ गई हमारे पास में कि a साइन थीटा का जो मान है वो 2n+1 लेमड़ा बाई 2 के बराबर हो। ये आ गई है हमारे पास में उच्चिष्ट के लिए आवश्यक शर्त। बताइए, समझ में आ गया? उच्चिष्ट के लिए शर्त आ गई है। उच्चिष्ट के लिए कोण, ये चौड़ाई भी देख लीजिए। यहां से हम इसको लिख सकते हैं a थीटा बराबर 2n+1 लेमड़ा बाई 2। तो यहां से थीटा बराबर हमारे पास में आ गया है 2n+1 लेमड़ा अपॉन 2a। मतलब समझना इसका क्या है कि इस कोणीय चौड़ाई का मतलब है कि जो उच्चिष्ट है, आप n बराबर 1 रखेंगे तो 2 + 1 3 लेमड़ा बाई 2a। तो कोण यहां से 3 लेमड़ा बाई 2a होगा, तब आपको प्रथम उच्चिष्ट मिलेगा। तो केंद्रीय उच्चिष्ट है, उसके बाद में जो उच्चिष्ट होते हैं उनको हम द्वितीयक उच्चिष्ट कहते हैं। तो प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट मिलेगा। देखो सही लैंग्वेज तो यही है, प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट। ठीक है? और जब n बराबर 2 पुट कर देंगे तो द्वितीयक उच्चिष्ट मिलेगा, दूसरा द्वितीयक उच्चिष्ट मिलेगा, फिर तीसरा द्वितीयक उच्चिष्ट मिलेगा। ये है, ऐसे समझो आप लोग। ये हमारे पास में इनकी कोणीय चौड़ाई आ गई है और वो आवश्यक शर्तें। तो यदि a साइन थीटा का मान n लेमड़ा के बराबर तो निम्निष्ट बनेगा और थीटा बराबर n लेमड़ा अपॉन a होगा। और उच्चिष्ट के लिए क्या है? a साइन थीटा बराबर किसके होगा? 2n+1 लेमड़ा बाई 2 के, और थीटा का मान हो जाएगा 2n+1 लेमड़ा बाई 2a के बराबर होगा। तो ये आ गई है हमारे पास में उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए शर्तें। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा हम आप लोगों को और बताते हैं। अब हम बात करते हैं यहां पर जो केंद्रीय उच्चिष्ट है उसकी चौड़ाई कितनी होगी। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई यहां से मैं एक बार हटा देता हूं। हमारे पास में निम्निष्ट आ चुका है। क्या आ चुका है? निम्निष्ट आ चुका है। तो केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर हमें निम्निष्ट प्राप्त होते हैं। दोनों ओर क्या प्राप्त होंगे? निम्निष्ट प्राप्त होंगे। और उन दोनों निम्निष्टों की जो दूरी है वो केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगी। चलिए देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। थोड़ा सा समझ देते हैं यहां पर भी। ये हमारे पास में इस तरीके से ये ऐसे तीव्रता है। तो ये हमारे पास में प्रथम निम्निष्ट, ये भी प्रथम निम्निष्ट, ये है प्रथम निम्निष्ट है। क्लियर? वैसे यहाँ पर मैंने ये जो डिस्टेंस है वो अक्स दिखाई है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, प्रथम उच्चिष्ट की चौड़ाई, जो प्राथमिक उच्चिष्ट है उसकी चौड़ाई। तो प्राथमिक उच्चिष्ट की जो चौड़ाई है वो देखो, मैं यहाँ पर ये जो बिंदु P है वो यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूँ। ये वाला बिंदु यहीं पर है। थोड़ा डायग्राम हमने जल्दबाजी में यहीं पर आ गया। ये यदि यहाँ पर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये कोण थीटा है, ये दूरी वाली है अक्स, तो इस अक्स का दुगुनी इसकी चौड़ाई होगी। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई क्या है? अक्स की दुगुनी होगी। यदि यहाँ पर निम्निष्ट बनता है तो पहला निम्निष्ट यदि बिंदु P पर बन रहा है तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कितनी होगी? अक्स की दुगुनी होगी। ठीक है? और जब केंद्रीय उच्चिष्ट बिंदु
केंद्रीय उच्चिष्ट बन रहा है तो बिंदु P पर प्रथम निम्निष्ठ होगा, तो ये जो अक्ष है इसकी डबल इसकी चौड़ाई होगी। एक बार फिर से समझना इसको। चलिए मैं एक बार इस डायग्राम को ही आप लोगों के सामने एक बार फिर से बना देता हूं ताकि समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। ये हमारे पास में ऐसे है, ऐसे, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो तो कितनी है, अक्ष है। कितनी है डिस्टेंस, अक्ष है। क्लियर, अब समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों के। देखना कि ये जो अक्ष है ये तो इसके ऊपर की चौड़ाई होगी, अक्ष ही नीचे होगा, तो 2 अक्ष इसकी चौड़ाई है। इस चित्र के अकॉर्डिंग कितनी है, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई हमारे पास में इस डायग्राम के अकॉर्डिंग है 2 अक्ष के बराबर है। किसके बराबर है, 2 अक्ष के इक्वल है। क्लियर। मध्य बिंदु से या शून्य ऊर्जा मतलब शून्य कोण की स्थिति से जो दूरी है वो अक्ष है। हम यहां से ये एंगल थीटा है और ये थीटा एंगल के ऊपर बन रहा है प्रथम निम्निष्ठ। प्रथम निम्निष्ठ कब बनेगा, जब n बराबर 1 रख देंगे, थीटा बराबर लैम्बडा अपॉन में a होगा। प्रथम निम्निष्ठ के लिए थीटा क्या होगा, प्रथम निम्निष्ठ के लिए, प्रथम निम्निष्ठ के लिए थीटा बराबर होगा लैम्बडा अपॉन में a। इसको समझें आप एक बार कि इसकी चौड़ाई जहां से शुरू होती है ऊपर से वहां पर होगा प्रथम निम्निष्ठ, और प्रथम निम्निष्ठ का जो एंगल है वो थीटा, और थीटा का मान क्या होगा प्रथम निम्निष्ठ के लिए, n बराबर 1 होगा, लैम्बडा अपॉन a होगा। तो यहां पर ये जो थीटा है ना प्रथम निम्निष्ठ के लिए वो लैम्बडा अपॉन में a होगा। क्लियर। तो लैम्बडा अपॉन में a प्रथम निम्निष्ठ के लिए थीटा हो जाएगा। क्लियर। और इसकी जो केंद्रीय फ्रिंज है, चमकीली फ्रिंज है, इसकी जो कोणीय चौड़ाई है वो लैम्बडा अपॉन में a होगी। लैम्बडा अपॉन में a, यहां से 0 से लेकर लैम्बडा अपॉन a तक आप यदि एंगल घुमा रहे हैं तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी लैम्बडा अपॉन में a के इक्वल। आप इस डायग्राम से जैसे मान लीजिए कि ये जो लेंस है, हमने ये जो लेंस लिया है इसकी फोकस जो दूरी है वो स्मॉल एफ है। इसकी फोकस दूरी कितनी है, स्मॉल एफ, और ये यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर इसको रख दिया हमने, तो यहाँ पर इसकी जो प्रकाश किरणें प्राप्त हो रही है ये बिल्कुल इसके पास में रखा हुआ है। तो इन यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसकी फोकस दूरी के बराबर, ये एंगल थीटा है, ये सामने वाली भुजा हमें पता ही है। तो यहाँ से C से लेकर O तक की डिस्टेंस हमारे पास में क्या आ जाएगी, जब लेंस कहाँ रखा हो, इसके बिल्कुल पास में रखा हो, तब ये वाली जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक की उसको हम f के इक्वल ले सकते हैं। किसके तुल्य ले सकते हैं, f के इक्वल ले सकते हैं। तो देखो यहां से जब tan थीटा आप निकालेंगे तो आ जाएगी हमारे पास में OP बट्टे में CO। तो थीटा, tan थीटा को हम थीटा लिख देंगे, OP हमारे पास में है अक्ष, CO हमारे पास में है इसकी फोकस दूरी। तो अक्ष बराबर क्या आ गया, थीटा एफ आ गया। अक्ष बराबर क्या आ गया है, थीटा एफ। थीटा की वैल्यू ये रही, तो अक्ष बराबर कितना आ गया, लैम्बडा एफ अपॉन में ए के बराबर आ गया। लैम्बडा एफ अपॉन ए, अक्ष की वैल्यू आ चुकी है लैम्बडा एफ अपॉन ए के इक्वल। इसका मतलब ये हुआ है कि जो केंद्रीय उच्चिष्ट है उसकी मध्य भाग से एक और की जो दूरी है, फैलाव है, वो लैम्बडा एफ अपॉन में a के बराबर होगा। कुल जो फैलाव है वो 2 अक्ष है, कुल जो फैलाव है चौड़ाई वो कितनी है, 2 अक्ष। और जो शून्य कोण से है, ये शून्य कोण से चौड़ाई, शून्य कोण से केंद्रीय उच्चिष्ट की जो चौड़ाई है वो अक्ष है। अब देखो केंद्रीय उच्चिष्ट की जो चौड़ाई होगी, टोटल जो चौड़ाई होगी वो 2 अक्ष बराबर 2 लैम्बडा एफ अपॉन में a के बराबर हो जाएगी। क्लियर। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की जो चौड़ाई है, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई वो एक तो तरंग दैर्घ्य के समानुपाती होती है, इसके अलावा जो द्वारक है उसके आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जो आपने उत्तल लेंस लिया उसके फोकस दूरी के भी समानुपाती होती है। तो जब द्वारक का आकार आप बढ़ा देते हैं तो केंद्रीय फ्रिंज की जो चौड़ाई है वो घट जाएगी, आकार कम कर देंगे तो केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाएगी। बताइए यहां तक आप लोगों को आ गया क्या समझ में।
अब हम यहाँ पर थोड़ी सी तुलना करते हैं प्रकाश के व्यतिकरण प्रकाश के विवर्तन तथा ध्वनि तरंगों के विवर्तन की यहाँ पर हम थोड़ी सी तुलना कर लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों, अब हम ध्वनि तरंगों के विवर्तन तथा प्रकाश तरंगों के विवर्तन इन दोनों की तुलना करते हैं। हमने विवर्तन के लिए एक आवश्यक कंडीशन ये बताई कि जो द्वारक या अवरोधक का आकार है वो तरंगों के तरंगधैर्य की कोटि का होना चाहिए। देख लीजिए कि विवर्तन के लिए जो आवश्यक शर्त है वो ये थी कि अवरोधक जो प्रकाश के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है, या आप उसके स्थान पर क्या ले सकते हैं, द्वारक का आकार प्रकाश की तरंगधैर्य की कोटि का होना चाहिए, चाहे अन्य तरंग है तो उसकी कोटि का होना चाहिए। अवरोधक के द्वारक का आकार तरंगों की तरंगधैर्य की कोटि का होना चाहिए, तभी प्रकाश का विवर्तन होगा। देखिए इसका मतलब है कि जो आकार है उसको हम ऐसे लिख रहे हैं जो कि तरंगधैर्य के लगभग बराबर होना चाहिए। अब देखो समझो तो यहां पर कि जो प्रकाश की तरंगधैर्य है वो बहुत कम होती है, 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। प्रकाश की तरंगधैर्य कितनी होती है, प्रकाश की जो तरंगधैर्य है वो बहुत कम होती है। उसके लिए लैम्ब्डा का मान दृश्य प्रकाश का तरंगधैर्य 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, और ध्वनि तरंगों की जो तरंगधैर्य है वो लगभग 1 मीटर होती है। कितनी होती है, 1 मीटर। तो ध्वनि तरंगों का जो विवर्तन है वो आसानी से हो जाता है। क्यों? क्योंकि 1 मीटर के जो हमारे व्यवहारिक जीवन में जैसे खिड़कियां हैं, गेट है, अन्य दीवारें हैं और खंबे हैं, कोई छोटी मोटी टंकियां हैं, पेड़ पौधे हैं, वो इसी प्रकार की इस कोटि के ही अवरोधक होते हैं। इसलिए ध्वनि तरंगों का आसानी से विवर्तन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अवरोधक या द्वारक का आकार ही प्रकाश ये ध्वनि तरंगों की तरंगधैर्य की कोटि का होता है, इसलिए इजी वे में इनका विवर्तन हो जाता है। जैसे मैं एक कमरे में खड़ा हूं, बात यदि मैं यहां पर बोल रहा हूं तो दूसरे कमरे में भी सुनाई दे रहा है, जबकि हम एक कमरे में यदि यहाँ पर लाइट जलाएं तो दूसरे कमरे में देख नहीं सकते। या एक दीवार है तो उस दीवार के एक दूसरे दोनों ओर खड़े व्यक्ति आपस में बात तो कर सकते हैं, दीवार है, उस दीवार के दोनों तरफ व्यक्ति खड़े हैं, आपस में बात तो कर लेंगे, बट वो एक दूसरे को देख नहीं सकते। क्लियर? या कमरे में हम बैठे हैं तो बाहर खड़ी गाड़ी का हॉर्न तो हमें सुनाई दे जाता है, बट वहां से जो प्रकाश आता है वो नहीं आ पाएगा। तो उसके पीछे रीजन है कि ध्वनि तरंगें तो आसानी से विवर्तित हो जाती है, इजी तरीके से विवर्तित हो जाती है, क्योंकि अवरोधक या द्वारक का जो आकार है वो ध्वनि तरंगों के तरंगधैर्य की कोटि के ही होते हैं, जबकि प्रकाश की तरंगधैर्य बहुत कम होने के कारण से इस कोटि के अवरोधक या द्वारक नहीं मिलते, और उसकी वजह से प्रकाश तरंगों का विवर्तन इजी तरीके से व्यवहारिक रूप में बहुत कम होता है। क्लियर? यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ एग्जाम्पल विवर्तन के आप लोगों के सामने रखता हूं। जैसे जो सीडी होती है वो रंगीन हमें दिखाई पड़ती है। सीडी का कलर कैसा दिखाई पड़ता है? रंगीन। इसके अलावा जैसे मैं बात करूं, जैसे हमारे पास में है कोई सुई, बहुत पतली सुई है, उसकी यदि हम छाया देखें तो जब वो बिल्कुल पास में होती है तो उसकी छाया बनेगी। जैसे जैसे हम सुई को ऊपर ले जाएंगे तो उसकी छाया ही बनना बंद हो जाएगी। तो उसके पीछे रीजन है कि सुई के किनारों से प्रकाश उसके छाया क्षेत्र में चला गया है, तत्पश्चात उसकी कोई छाया नहीं बनती। बात समझ में आ गई? तो विवर्तन यही होता है कि जो प्रकाश है वो छाया क्षेत्र की ओर मुड़ जाता है। तो विद्यार्थी थोड़ा सा वीडियो बड़ा है, बट हमने प्रकाश के विवर्तन को समझाने का प्रयास किया है, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं अब आपको हमारे YouTube चैनल के व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, जिससे आप हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं।
ये हमारे चैनल के व्हाट्सएप नंबर हैं। कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप करना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।